हेलो फ्रेंड्स। नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आइए हम अभ्यास प्रश्नों के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसका पार्ट नंबर 3 आपके समक्ष है, पॉलिटिकल साइंस एंड सिविक्स। तो आइए सवाल नंबर 101 आपकी स्क्रीन पर रहा। प्रभाव समूह सबसे पहले कहाँ आरंभ हुए थे? यानी कि प्रेशर ग्रुप्स सबसे पहले किस देश में आरंभ हुए थे? स्विट्जरलैंड है, ब्रिटेन है, अमेरिका है, फ्रांस है। प्रभाव समूह या दबाव समूह या प्रेशर ग्रुप्स किस देश में सबसे पहले आरंभ हुए थे? तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा, अमेरिका में। ऑप्शन सी राइट होगा। अगला सवाल, राजनीतिक दल सामान्यतः इस आधार पर बनता है। यानी कि राजनीतिक दल किस आधार पर राजनीतिक दल का निर्माण होता है? आम हित, आम आर्थिक और राजनीतिक सिद्धांत, आम समूह हित, ऊपर सभी। तो राजनीतिक दल है सामान्यतः आम आर्थिक और राजनीतिक सिद्धांत के आधार पर बनते हैं। तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा। राजनीतिक दल सामान्यतः आम आर्थिक और राजनीतिक सिद्धांतों के आधार पर बनते हैं। अगला सवाल, राजनीतिक दल गरीब लोगों की किस प्रकार सेवा करता है? यानी कि एक पॉलिटिकल पार्टी गरीब लोगों की किस प्रकार सेवा कर सकती है? सरकार के साथ उनकी समस्याओं को पहुंचाना, जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता पहुंचाना, उन्हें चुनाव लड़ने के लिए लगने वाली राशि मुहैया करवाना, ऊपर सभी उपाय। यानी कि राजनीतिक दल पॉलिटिकल पार्टी किस प्रकार गरीब लोगों की सेवा करती है? जैसे हमारे दो मुख्य दलों की बात करें, कांग्रेस और भाजपा, बीजेपी, ये गरीब लोगों की किस प्रकार सेवा करती है? तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा। उन्हें चुनाव लड़ने के लिए लगने वाली राशि मुहैया करवाना। यानी कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो गरीब लोगों को जो चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे सहायता राशि मुहैया करवाती है। तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा। आयोग ने ऑप्शन सी को राइट आंसर माना है। अगला सवाल, प्रभाव समूह प्रेशर ग्रुप अपने सदस्यों का हित किस प्रकार दबाव डालकर आगे बढ़ाता है? यानी कि प्रभाव समूह अपने सदस्यों का हित इस पर दबाव डालकर आगे बढ़ाता है। यानी किस पर अपना दबाव डालकर आगे बढ़ाता है? संविधान पर, अधिकारी पर, न्यायपालिका पर, ऊपर सभी। तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा। यानी एक प्रेशर ग्रुप्स है जो अपने सदस्यों का हित आगे बढ़ाने के लिए कई प्रकार के तरीकों का प्रयोग में ला सकता है। वह संविधान पर भी दबाव बना सकता है, अधिकारियों पर, न्यायपालिका पर, ऊपर सभी। और ये किसी भी प्रकार के साधनों का प्रयोग कर सकता है, हिंसात्मक, अहिंसात्मक, प्रदर्शनात्मक, शांतिपूर्वक। तो सभी प्रकार के हथकंडे अपनाने में ये महारत है, हासिल है प्रभाव समूह को, प्रेशर ग्रुप्स को। तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, लोक राय, पब्लिक ओपिनियन के बारे में सही कथन का। पब्लिक ओपिनियन यानी लोक राय के कुछ विशेषताएं नीचे दी गई है, लेकिन उसमें से एक गलती से शामिल किया गया है। यानी कि लोक राय की कुछ विशेषताएं नीचे दी गई है जिनमें एक गलती से शामिल की गई है। यानी कि लोक राय की एक विशेषता नहीं है, वो आपको चयन करना है। सवाल ये कह रहा है कि इन चारों में से कौन सी विशेषता लोक राय की नहीं है, पब्लिक ओपिनियन में शामिल नहीं है? तो आइए चेक करते हैं। लोक राय, पब्लिक ओपिनियन, ये एक निश्चित राय होती है। ऑप्शन बी कह रहा है लोक राय यह सशक्त चर्चा और कारणों पर आधारित होती है। ऑप्शन सी कह रहा है यह सामान्यतः वह बुद्धिवादी व अल्पसंख्यकों की राय होती है।
और ऑप्शन डी है लोक राय आम हित पर आधारित होती है। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? पब्लिक ओपिनियन के कुछ विशेषताएं नीचे दी गई हैं जिनमें एक गलती से शामिल की गई है जो कि उसकी विशेषता नहीं है लोक राय की। तो आइए चेक करते हैं सवाल के उत्तर को, राइट उत्तर को। लोक राय एक निश्चित राय होती है, बिल्कुल सही बात है, ये तो होती है, ये तो इसकी विशेषता है। लोक राय यह सशक्त चर्चा और कारणों पर आधारित होती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। सामान्यतः वह बुद्धिवादी अल्पसंख्यकों की राय होती, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन सी आपका गलत है, जो कि इस सवाल का राइट उत्तर होगा। जबकि लोक राय आम हित पर आधारित होती, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी, जो कि लोक राय की विशेषता नहीं है, बाकी तीनों इसकी विशेषताएं हैं, ए, बी और डी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पब्लिक ओपिनियन लोक राय की अनेक धाराओं में अखबार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि लोक राय की अनेक धाराओं में अखबार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अखबार लोक राय का प्रभावी माध्यम हो सकता है यदि ऑप्शन ए वह सरकार की नीतियों से बंध है, यानी संबंधित है या जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बी वह मुक्त और निष्पक्ष है। ऑप्शन सी वह कमजोर वर्गों के उद्देश्यों का समर्थन करता है। ऑप्शन डी वह सरकार की नीतियों का तीव्र आलोचक है। यानी कि लोक राय की अनेक धाराओं में अखबार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अखबार लोक राय का प्रभावी माध्यम हो सकता है यदि वह क्या करे तो। क्या अखबार को वह सरकार की नीतियों से संबंधित होना चाहिए, सरकार के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए क्या अखबार को, केवल उनकी वाहवाही करे सरकार की नीतियों की? बिल्कुल नहीं। अखबार को वह मुक्त और निष्पक्ष रहे। अखबार है जो सरकारी नीतियों और सरकार के प्रति मुक्त और निष्पक्ष होना चाहिए। तो ऑप्शन आपका बी है जो इस सवाल का राइट उत्तर होगा। वह कमजोर वर्गों के उद्देश्यों का समर्थन करता हो और मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग को छोड़कर केवल कमजोर वर्गों के उद्देश्यों का समर्थन करता हो, तो ऐसा भी उसे नहीं होना चाहिए, सभी को साथ में लेकर चलना चाहिए। वह सरकार की नीतियों का तीव्र आलोचक हो, यह भी बात गलत है। तो सबसे राइट उत्तर का ऑप्शन बी, लोक राय अनेक धाराओं में अखबार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अखबार लोक राय का प्रभावी माध्यम हो सकता है यदि वह मुक्त और निष्पक्ष हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट होगा। इस प्रकार के सवाल भी परीक्षाओं में आ रहे हैं। अगला सवाल है, लोक राय की निम्न में से कौन सी अत्यंत बेहतर परिभाषा है? यानी कि लोक राय पब्लिक ओपिनियन की निम्न में से कौन सी बेहतर परिभाषा है? ऑप्शन ए विशिष्ट मामलों पर एक जैसे व्यक्तिगत राय का पूर्ण योग है क्या ये? ऑप्शन बी बहुसंख्यकों की राय का जोड़ है क्या? कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा दी गई राय का पूर्ण योग है। राजनीतिक समुदाय में राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण विचार जो अपेक्षाकृत बड़े वर्ग में बोले और बांटे जाते हैं। तो लोक राय लोगों की राय है जो वह कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा दी गई राय का पूर्ण योग नहीं हो सकती है, बहुत सारे लोगों की राय का जोड़ नहीं हो सकती है। राजनीतिक समुदाय में राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण विचार जो अपेक्षाकृत बड़े वर्ग में बोले और बांटे जाते ये भी नहीं हो सकती। तो ऑप्शन आपका ही राइट होगा। विशिष्ट मामलों पर एक जैसे व्यक्तियों की राय का पूर्ण योग है, यह इसकी बेहतर परिभाषा है। तो ऑप्शन आपका ये राइट होगा। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, निम्न में से कौन लोक राय के साधन की सूची में गलती से शामिल किया गया है? अखबार, शिक्षा संस्थाएं, राजनीतिक दल, ऊपरी कोई नहीं, इन उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें से कौन से है साधन है जो लोक राय की सूची में शामिल नहीं है? क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? तो अखबार भी इसमें शामिल है, शिक्षण संस्थाएं शामिल है, राजनीतिक दल भी इसमें शामिल है। यानी कि
ये तीनों इसमें शामिल है, लेकिन गलती से शामिल किया गया, गलती से इसमें कोई शामिल नहीं किया गया है। ये तीनों लोक राय के साधन की सूची में शामिल है, तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा, ऊपर में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, लोकतंत्र सरकार की सफलता इस पर निर्भर है, लोक राय कितने दर्जे से सशक्त है, मजबूत है, विकसित है और प्रभावी है कि सरकार की करनी और नीतियों पर नियंत्रण कर सके। यह किसने कहा? बारकर, गवर्नर, मैकाइवर और गेटेल। लोकतंत्र सरकार की सफलता इस पर निर्भर है, लोक राय कितने दर्जे से सशक्त यानी मजबूत है, विकसित है और प्रभावी है कि सरकार की करनी और नीतियों पर नियंत्रण कर सके। यह परिभाषा है जो गेटेल की है, ऑप्शन डी राइट होगा। अगला सवाल 110 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा, जो विषय समुदाय को प्रभावित करता है या दिलचस्पी पैदा करता है, ऐसे विषयों पर आदमियों के विचारों का पूर्ण योग ही लोक राय सामान्यतः दर्शाती है। यह कथन किसने कहा? लॉर्ड ब्राइस, बारकर, गवर्नर, ग्राम विलास। तो ऑप्शन आपका ए राइट होगा। लॉर्ड ब्राइस का यह कथन है कि जो विषय समुदाय को प्रभावित करता है या दिलचस्पी पैदा करता है, ऐसे विषयों पर आदमियों के विचारों का पूर्ण योग ही लोक राय सामान्यतः दर्शाती है। यह कथन लॉर्ड ब्राइस का है। और ग्राम विलास की पुस्तक है ह्यूमन नेचर पॉलिटिक्स, ह्यूमन नेचर पॉलिटिक्स ग्राम विलास की प्रसिद्ध रचना है। और लॉर्ड ब्राइस की पुस्तक है मॉडर्न डेमोक्रेसी। अगला सवाल, लोक राय की सशक्त वर्दी के लिए निम्न में से कौन आत्मघातक है? यानी कि लोक राय की सशक्त वर्दी के लिए निम्न में से कौन सा आत्मघातक है? टेलीविजन, रेडियो, सिनेमा, सनसनीखेज पत्रकारिता। तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा। यह लोक राय की सशक्त वर्दी के लिए आत्मघातक है, उसके लिए गलत है, ऑप्शन डी राइट होगा, सनसनीखेज पत्रकारिता। जबकि टेलीविजन है, रेडियो है, सिनेमा, यह उसके वर्दी में सहायक है, अखबार है। अगला सवाल 112 नंबर है, जॉर्ज होरेज गलप, जिसने गलप पोल पत्ती का आविष्कार किया, वह कहां के थे, किस देश के निवासी थे? जॉर्ज होरेज गलप, जिसने गलप पोल पत्ती का आविष्कार किया, किस देश के थे? तो ये थे अमेरिका के, ऑप्शन डी राइट होगा। अगला सवाल, लोक राय इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, किसमें? लोकतांत्रिक पत्ती में, तानाशाही पत्ती में, लोकतांत्रिक और तानाशाही पत्ती दोनों में, सभी प्रकार की राजनीतिक दलों का निर्वहन व संचालन में। यानी पब्लिक ओपिनियन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यह निभाता है लोकतांत्रिक पत्ती में। जहां लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है वहां पर लोक राय सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ऑप्शन आपका ए राइट होगा। अगला सवाल, वाक स्वतंत्रता किसकी विशेषता है? वाक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी किसकी विशेषता मानी जाती है? लोकतांत्रिक संविधान में, सर्वसत्तात्मक शासन में, लोकतांत्रिक और सर्वसत्तात्मक संविधान दोनों में, ऊपर में से कोई नहीं। और भारतीय संविधान का आर्टिकल 19 इसके बारे में बात करता है, वाक स्वतंत्रता के बारे में। तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन ए, लोकतांत्रिक संविधान में, ऑप्शन ए आपका राइट होगा। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा संविधान वाक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं स्वीकृत करता है? यानी कि अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार स्वीकृत नहीं करता है, कौन सा संविधान नहीं करता है? 1874 का
स्विट्जरलैंड का संविधान, 1937 का रूसी संविधान, 1946 का जापानी संविधान, ऊपर कोई नहीं। इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन डी, ऊपर उपरोक्त में से कोई नहीं, ऊपरी कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं है जो यह अधिकार स्वीकार नहीं करता है। उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी आपका राइट होगा। अगला सवाल 116 नंबर है। निम्न में से कौन सा कथन सही है वो आपको चयन करना है। अंग्रेज विधिवेता ब्लैकस्टोन नहीं मानता था कि वाक स्वतंत्रता के लिए सेंसर व्यवस्था कोई अड़ंगा बन सकता है या बन सकती है। ऑप्शन बी है 19वीं सदी का फ्रेंच तत्वज्ञानी नहीं मानता था कि वाक स्वतंत्रता के लिए सेंसर व्यवस्था कोई अड़ंगा बन सकती है। ऑप्शन सी है अमेरिकी कोर्ट यह नहीं मानता है कि पूर्व सेंसर व्यवस्था वाक स्वतंत्रता के लिए कोई प्रतिबंध है। और ऑप्शन डी है ऊपर सभी मानते हैं कि सेंसर व्यवस्था यह वाक स्वतंत्रता के लिए नियंत्रण है। निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा। ऊपर सभी मानते हैं कि सेंसर व्यवस्था यह वाक स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की आजादी के लिए नियंत्रित व्यवस्था है। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। तो इस सवाल को आप वीडियो रोककर आसानी से पढ़ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो ये सवाल क्या कहना चाहता है। ये सवाल कहना चाहता है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है वो आपको चयन करना है। यहां लिखा है अंग्रेज विधिवेता ब्लैकस्टोन नहीं मानता था कि वाक स्वतंत्रता के लिए सेंसर व्यवस्था कोई अड़ंगा बन सकती है। तो ऑप्शन डी ये कह रहा है कि ये तीनों मानते हैं कि सेंसर व्यवस्था है जो वाक स्वतंत्रता के लिए अड़ंगा बन सकती है, यानी कि उस पर नियंत्रण कर सकती है। ये सभी मानते हैं। अमेरिका का कोर्ट भी ये मानता है कि पूर्व सेंसर व्यवस्था वाक स्वतंत्रता के लिए कोई प्रतिबंध है। 19वीं सदी का फ्रेंच तत्वज्ञानी मानता है कि वाक स्वतंत्रता के लिए सेंसर व्यवस्था कोई अड़ंगा बन सकती है। और ब्लैकस्टोन भी मानता है कि वाक स्वतंत्रता के लिए सेंसर व्यवस्था कोई अड़ंगा बन सकती है। तो ऊपर सभी मानते हैं कि सेंसर व्यवस्था यह वाक स्वतंत्रता के लिए नियंत्रण है, उस पर कंट्रोल करती है। तो ऑप्शन डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है। प्रतिष्ठित उदारवादियों का विश्वास था कि ऑप्शन ए प्रबल देशों का दुर्बल देशों पर शासन करने का अधिकार है। ऑप्शन बी कोई भी देश को दूसरे से अनुचित लाभ लेने का अधिकार नहीं है। ऑप्शन सी संपन्न राष्ट्रों को जागतिक तनाव कम करने में गरीब राष्ट्रों की मदद करनी चाहिए। ऑप्शन डी गरीब राष्ट्र एकजुट होकर अपने आप को संपन्न राष्ट्रों से सुरक्षा देना चाहिए, यानी गरीब राष्ट्रों को एकजुट होकर अपने आप को संपन्न राष्ट्रों से सुरक्षा करनी चाहिए। तो प्रतिष्ठित उदारवादियों का विश्वास था कि कोई भी देश को दूसरे से अनुचित लाभ लेने का अधिकार नहीं है, यानी प्रतिष्ठित उदारवादी मानते हैं कि किसी भी देश को दूसरे से अनुचित लाभ लेने का अधिकार नहीं। ऑप्शन बी आपका राइट होगा इस सवाल का, ऑप्शन बी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। उदारवाद का एक सिद्धांत व्यक्तिवाद इसकी वकालत करता था। किसकी? उदारवाद का एक सिद्धांत व्यक्तिवाद किसकी वकालत करता था? अत्यधिक शासन नियंत्रण की, अत्यधिक व्यक्तिगत आजादी की, अखबार सेंसर व्यवस्था की, नैतिक जीवन का विकास। उदारवाद का एक सिद्धांत व्यक्तिवाद किसकी वकालत करता था? तो ऑप्शन बी राइट होगा, अत्यधिक व्यक्तिगत आजादी।
अत्यधिक व्यक्तिगत आजादी की वकालत करता था। व्यक्तिवाद, व्यक्ति को खुला छोड़ दो, और राज्य व्यक्ति के जीवन में कोई भी हस्तक्षेप न करे। अगला सवाल, व्यक्तिवाद का आर्थिक औचित्य किसने दिया? बहुत अच्छा सवाल है। व्यक्तिवाद का आर्थिक औचित्य किसने दिया था? एडम स्मिथ, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, जॉन स्टुअर्ट मिल। व्यक्तिवाद का आर्थिक औचित्य किसने दिया था? तो ये दिया था एडम स्मिथ ने। व्यक्तिवाद का आर्थिक औचित्य दिया था एडम स्मिथ ने। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। द वेल्थ ऑफ नेशंस, द वेल्थ ऑफ नेशन जो आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप न करने पर एक शास्त्रीय प्रबंध है, किसने लिखी थी? द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है? एडम स्मिथ की, कैरेंस की, रिकार्डो की, मॉल्थस की। तो ऑप्शन आपका ए राइट होगा, एडम स्मिथ की है द वेल्थ ऑफ नेशन। अगला सवाल, व्यक्तिवाद का सामाजिक और राजनीतिक औचित्य किसने दिया? व्यक्तिवाद का सामाजिक और राजनीतिक औचित्य ये किसने दिया था? हमने पहले पढ़ा था व्यक्तिवाद का आर्थिक औचित्य जो एडम स्मिथ ने दिया था, जबकि व्यक्तिवाद का सामाजिक और राजनीतिक औचित्य किसने दिया? हर्बर्ट स्पेंसर, बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल, मैकाइवर। तो ऑप्शन सी राइट होगा। जॉन स्टुअर्ट मिल ने व्यक्तिवाद का सामाजिक और राजनीतिक औचित्य दिया था। ऑप्शन सी राइट होगा। व्यक्तिवाद का सामाजिक और राजनीतिक औचित्य जॉन स्टुअर्ट मिल ने दिया था। अगला सवाल, उदारवाद का 19वीं सदी में रचनात्मक उदारवाद में बदलने का श्रेय किसको जाता है? उदारवाद को 19वीं सदी में रचनात्मक उदारवाद में बदलने का श्रेय किसको जाता है? बेंथम, हर्बर्ट स्पेंसर, टीएच ग्रीन, एडम स्मिथ। उदारवाद को 19वीं सदी में रचनात्मक उदारवाद में बदलने का श्रेय किसको जाता है? हर्बर्ट स्पेंसर को जाता है। ऑप्शन बी राइट होगा, हर्बर्ट स्पेंसर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। उदारवाद के आदर्शवादी संस्करण पर किसका प्रभाव था? उदारवाद के आदर्शवादी संस्करण पर किसका प्रभाव था या असर था? बर्नार्ड बोसनक्रैफ्ट, हीगल, लॉस्की, एडम स्मिथ। तो ऑप्शन ए राइट होगा, बर्नार्ड बोसनक्रैफ्ट का प्रभाव है जो उदारवाद के आदर्शवादी संस्करण पर था। बर्नार्ड बोसनक्रैफ्ट, इनका प्रभाव रहा था उदारवाद के आदर्शवादी मॉडल पर, संस्करण पर। ऑप्शन ए राइट होगा। हीगल का क्या कथन है? राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। एडम स्मिथ जिन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन की रचना की, कृति की और व्यक्तिवाद का आर्थिक औचित्य प्रदान किया, जबकि सामाजिक और राजनीतिक औचित्य जॉन स्टुअर्ट मिल ने दिया था। अगला सवाल, आधुनिक उदारवाद शास्त्रीय उदारवाद से किस प्रकार अलग है? बहुत अच्छा सवाल है कि आधुनिक उदारवाद शास्त्रीय उदारवाद से किस प्रकार अलग है। ऑप्शन ए, वह व्यक्तिगत आजादी की हिमायती नहीं करता है। ऑप्शन बी, वह लोकतंत्र प्रणाली के विरुद्ध है। ऑप्शन सी, वह मुक्त उद्योग की हिमायती करता है। और ऑप्शन डी है, वह विश्व को सर्व प्रकार की तानाशाही और शोषण से मुक्त देखना चाहता है। यानी कि आधुनिक उदारवाद शास्त्रीय उदारवाद यानी क्लासिकल लिबरलिज्म से किस प्रकार अलग है या भिन्न है, उस विचार को आपको चयन करना है, किस आधार पर वह उससे अलग है। तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा। वह विश्व को सर्व प्रकार की तानाशाही और शोषण से मुक्त देखना चाहता है। इस आधार पर आधुनिक उदारवाद शास्त्रीय उदारवाद से अलग है।